हेलो एवरीवन। हम अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करते हैं। आप लोगों ने भी बहुत मेहनत करी है। पहले आप लोगों ने मेहनत करी बैंकिंग एग्जाम क्वालिफाई करने में, एंड आप वो लकी वन है जिनको ये जॉब मिली। उसके बाद आप लोग मेहनत कर रहे हैं जेआईबी एग्जाम और सीआईबी एग्जाम क्वालिफाई करने में। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप थोड़ी और मेहनत करके अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते हैं, तो शायद आप मुझ पर ट्रस्ट ना करें। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको मुझ पर भरोसा हो सकता है कि हाँ, थोड़ी और मेहनत करके मैं एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकता हूं। तो आज इस वीडियो में उसी अपॉर्चुनिटी की बात करने वाले हैं। और इस अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे एक्सपर्ट मिस्टर अंचित गर्ग को, जो कि हमारे को फाउंडर भी हैं। और यही आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी है जिसको मैं आपके लिए बेस्ट बता रहा हूँ। थैंक यू कुलदीप सर। जैसा कि कुलदीप सर ने बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसिस्टेंटली वी कीप वर्किंग हार्ड इन लाइफ। काफ़ी लोग कैब जैब क्लियर कर चुके होंगे या मेहनत कर रहे होंगे। वी वांट टू गो फॉर इंक्रीमेंट्स, प्रमोशंस, एंड दैट इज वेरी वेल विद इन आवर राइट्स। मतलब हम हमारे जीने का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कहीं ना कहीं हम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसा कि कुलदीप सर ने बताया कि एक नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है जहां पे आप थोड़ी और मेहनत करके मे बी यू कैन मेक दैट शिफ्ट, यू कैन हैव दैट जंप टुवर्ड्स अनदर लाइफ। तो वो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है क्या? सबसे पहले वो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है आपकी रेगुलेटर, बैंक एम्प्लॉयज की, जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उसकी रेगुलेटर आरबीआई। आरबीआई में एक प्रोफाइल होता है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। मोस्ट ऑफ यू माइट बी नोइंग दिस। जो भी आपके बैंक्स में ऑडिट करने आते हैं लोग, काफी उनमें से आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर भी होते होंगे जो मैनेजर लेवल पे होते हैं। सो दिस इज अ मैनेजर लेवल जॉब, ग्रेड बी लेवल या फिर मैनेजर लेवल समझ लीजिए। ग्रेड बी सुनने में थोड़ा हल्का लगता है कि पता नहीं कोई ग्रेड बी मूवी है जैसे, बट इट्स अ मैनेजर लेवल जॉब। बहुत अच्छी जॉब है, ऑफिसर लेवल जॉब बोलते हैं हम इसको। और इस जॉब की हम बात करने वाले हैं। तो आप इस जॉब के लिए एस्पायर कर सकते हैं। तो हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। कुलदीप सर के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं सारे आज इन क्वेश्चंस को आंसर करने वाला सर, सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा यही आ गया कि आप इसको बेस्ट क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, जो लोग आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, वो एक ऐसी जॉब थी जिसके लिए लाखों लोग एस्पायर करते हैं। मतलब अगर हम देखें, हर साल लगभग 30-40 लाख लोग बैंकिंग के फॉर्म भरते हैं और उनमें से सिर्फ लकी 50,000 को ही जॉब मिलती है। तो आप ऑलरेडी बहुत अच्छी जॉब कर रहे हो, जो कि सरकारी नौकरी है जिसके ऊपर टैग लगा हुआ है। और आप लोग बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हो। मतलब आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब है, आपकी सैलरी है, आपकी पोस्टिंग्स अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है। तो ऐसी अब क्या जरूरत आन पड़ी कि हम एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी पे जाएं। सर, आप इसको क्लेरिफाई करिए सबसे पहले कि ये बेस्ट क्यों है। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जब हम बोलते हैं दिस कैन बी द नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी, आप इसको उस सेंस में मत देखिए कि आपकी जो करंट जॉब है वो अच्छी नहीं है, सेटिस्फाइंग नहीं है, या फिर वर्क लाइफ बैलेंस मुश्किल है, बहुत प्रेशर है। वो हर जॉब में है। जहां भी पैसा आ जाता है ना, देयर वुड बी हिकअप्स देयर। दैट इज वेरी नेचुरल पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो आप उस सेंस में बिल्कुल मत देखिए। जैसा कुलदीप सर ने बोला, आप लकी हैं। अगर आपको अपना जॉब कभी कभी अच्छा नहीं भी लगता, आप लकी हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग इसी चीज को पाने के लिए तरस रहे हैं, मर रहे हैं वो इस जॉब को पाने के लिए। बट बहुत सारे लोग सर क्या होता है, थोड़े एम्बिशियस होते हैं, थोड़े पोटेंशियल को रियलाइज करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उनके लिए ये बेस्ट जॉब, नेक्स्ट बेस्ट बोल सकते हैं या फिर नेक्स्ट अच्छी जॉब बोल सकते हैं। अब बेस्ट का परसेप्शन तो सबका अलग अलग होता है। तो ये क्यों एक अच्छी जॉब है एक बैंक एम्प्लॉय के लिए? सबसे पहले मैं बेसिक कंपैरिजन कर देता हूं, ठीक है? मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। देखिए, कहीं ना कहीं सैलरी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होती है हमारी इच्छाओं का, कि हमारी सैलरी बढ़ जाए। तो यहाँ पे एज एन आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जॉब है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे आपको अच्छी खासी सैलरी है जो कि सीटीसी 30 लाख तक भी जाता है, जिसमें आपकी बेसिक सैलरी, बहुत सारे अलाउंसेस, पर्क सब इंक्लूडेड है। ठीक है? तो इन हैंड कम रहेगा, ऐसा नहीं कि आपको 2.5 लाख रुपए ना इन हैंड आएगा। इन हैंड कम रहेगा, बट इफ यू ज्वाइन ऑल दी पर्क्स एंड अलाउंसेस इट वुड बी अप टू 30 lakhs। अब सैलरी चलो एक एक चीज है, उसके अलावा आई थिंक इवन मोर इंपॉर्टेंट वुड बी द रिस्पेक्ट दैट यू गेट देयर। आपने देखा आपके बैंक में ऑडिट ऑफिसर होते हैं, आरबीआई के आते हैं, यहाँ पे आरबीआई का पट्टा टंगा होता है, क्या रिस्पेक्ट मिलती है आपको। मैनेजर भी उनको सर 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 करके बोलता है ना। सो वो जो रिस्पेक्ट है वो कहीं नहीं मिल सकती यार। वो कहीं आप पैसा दे लो, कोई कुछ कर लो, वो नहीं मिल सकती अनलेस एंड अनटिल आपके पास एक टैग हो आपके शोल्डर पे, आपकी छाती पे एक टैग हो कि आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर हो, या और भी कुछ आपने बढ़ा के। तो रिस्पेक्ट और वर्क लाइफ बैलेंस, ये तीसरी चीज मैं जो बोलूंगा बहुत मायने रखती है। बैंकिंग में कहीं ना कहीं एक वर्क लाइफ बैलेंस खराब है।
पब्लिक डीलिंग है, प्रेशर है, बट अगेन नेगेटिव सेंस में नहीं लेते हैं इसको, बट आरबीआई में एक पॉजिटिव सेंस में देखें तो एक सुकून वाली जॉब है, 9 to 5, 9 to 6 है, सैटरडे संडे सारे ऑफ हैं, तो रिलेटिवली सुकून है, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप मक्खियां मारेंगे और पैसे मिलेंगे, काम तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। उसके अलावा पोस्टिंग्स की बात करें तो सिर्फ अर्बन पोस्टिंग्स हैं, कोई रूरल पोस्टिंग का डर नहीं है, कोई टाउन में पोस्टिंग नहीं है, आपकी अच्छे कैपिटल सिटीज में पोस्टिंग होगी, लखनऊ, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, चेन्नई की बात करें तो डाउन साउथ, बैंगलोर, हैदराबाद, सारे कैपिटल सिटीज है जो इंडिया की, वहाँ पे पोस्टिंग मिलती है। और ग्रोथ एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी हैं, हालांकि बैंक में भी आप काफ़ी ग्रो कर सकते हैं, इनफैक्ट यू कैन बिकम ब्रांच मैनेजर वेरी क्विकली, ठीक है, जहाँ पे आपकी फुल अथॉरिटी रहती है बैंक में, बट इन आरबीआई यू गेट डिफरेंट काइंड ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, यू गेट एक्सपोजर टू नो फॉरेन सेमिनार्स, डेपुटेशंस टू फॉरेन कंट्रीज, और कभी कभार आप आगे जाकर यू कैन ऑल्सो बी ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स इफ यू आर अ गुड आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर विद अ हेल्दी रिकॉर्ड। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं विच विल मेक यू रियलाइज, ऑब्वियसली यू नीड टू सर्च मोर अबाउट इट। हम ऐसा नहीं है कि हम सर्च ऐसे ही मेरे बोलने पे आप जाओ, सर्च करेंगे देन यू विल रियलाइज कि एक भौकाल है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का बैंकिंग में। अगर मैं बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करूं तो कहीं ना कहीं दीज आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स वुड बी लाइक द आईएएस ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री। मैं ये बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ और ये सच है, आरबीआई बाप है बैंकिंग में सबका, और दीज पीपल वुड बी काइंड ऑफ आईएएस ऑफिसर्स ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री। तो है, अच्छी जॉब है, इसमें कोई भी दोहराए नहीं है। लेकिन सर मेरा एक डाउट है, जब हम बैंकिंग एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, बैंकर्स बन जाते हैं, तो हमारा पहला एम होता है जैब और कैब एग्ज़ाम क्वालिफाई करना। तो शायद बैंकर्स ये एग्ज़ाम देते हैं, मतलब मेरा एक डाउट है आपसे कि क्या बैंकर्स एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बहुत सारे बैंकर्स हर साल ये एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, बहुत सारे बैंकर्स, मतलब मैं आपको क्या ही एग्जांपल दूंगा क्योंकि इतने अनगिनत एग्जांपल हैं। इनफैक्ट हमारा जो एक अलग यूट्यूब चैनल है जहाँ पे हम आरबीआई की ही बात करते हैं, यू विल सी लॉट ऑफ सक्सेस स्टोरीज वेयर पीपल फ्रॉम एसबीआई एंड अदर बैंक्स हैव क्रैक्ड आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम। तो बहुत सारे बैंकर्स देते हैं, बहुत सारे क्लियर भी करते हैं, तो अच्छा मतलब आपको नंबर मिलेगा। तो बैंकर्स के बीच में काफ़ी फेमस है वैसे आरबीआई का ये जॉब, लेकिन अगर आपको नहीं पता है सो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू नो अबाउट दिस। सर यहाँ पे मेरा एक नेक्स्ट डाउट आएगा कि जनरली हम बैंकिंग एग्जाम क्वालिफाई करते हैं अपने डिफरेंट एज ग्रुप में विद डिफरेंट एजुकेशन बैकग्राउंड, तो क्या ये जो हमारे बैंकर्स फ्रेंड्स हैं ये एलिजिबल हैं इस एग्जामिनेशन के लिए? बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज अगर आप एलिजिबल ही नहीं है, सो आई हैव अ स्लाइड फॉर दिस, आई न्यू दिस क्वेश्चन वुड क्रॉप अप। सो eligibility for this exam can be counted in terms of age and qualification like any other exam. अब एज की टर्म्स में यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 21, वो सब आप होंगे ही, ठीक है, एंड यू शुड बी लेस देन 30। अगर आप 30 साल के हो गए हैं या 30 से बड़े हैं, यू आर नॉट एलिजिबल। बट द गुड न्यूज इज बैंकर्स के लिए एक स्पेशल प्रोविजन है दैट इफ यू आर अ एम्प्लॉय ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, मतलब आपका बैंक एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, वो पब्लिक सेक्टर हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर हो सकता है, बट एज लॉन्ग एज इट इज अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, देन यू आर एलिजिबल फॉर रिलैक्सेशन। ठीक है, तो 30 के बाद भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं। यू आर एलिजिबल फॉर रिलैक्सेशन ऑफ मैक्सिमम 3 years, बट दैट रिलैक्सेशन वुड बी इक्वल टू योर एक्सपीरियंस। तो अगर आपका एक्सपीरियंस 2 साल का है, 2 साल का रिलैक्सेशन ले लो, 1 साल का है, 1 साल का ले लो, 3 साल का है, 3 साल का ले लो, बट 3 साल मैक्सिमम है। तो अगर आपका रिलैक्सेशन, आपका एक्सपीरियंस 5 साल का है, देन ऑल्सो द रिलैक्सेशन यू विल गेट इज ओनली 3 years। ये मैक्सिमम है एंड equivalent to your experience, as I said, only at the officer level। अगर आप clerical level पे experience ले रहे हैं, then you will not be eligible for relaxation। only experience at officer level would be counted and your experience during the probation period will not be counted। so for example, आपका total experience 3 साल है, उसमें से 1 साल probation है, तो probation को माइनस कर दो, एक्सपीरियंस रह गया 2 साल का, तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा 2 साल का। और ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ऑफिसर लेवल पे भैया, क्लैरिकल लेवल पे ये रूल है। जो भी बनाया है अच्छा तो नहीं है भैया, मतलब क्या भेदभाव कर रहे हैं। इवन इफ यू आर क्लैरिकल और ऑफिसर लेवल, एग्जाम देने दो, जिसमें दम है क्लियर कर लेगा, बट दैट्स द रियलिटी। दिस इज द रिलैक्सेशन एज एन एम्प्लॉय ऑफ द बैंक यू वुड बी गेटिंग देयर। बाकी क्वालिफिकेशन में सिंपल है, सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए, वो आप ऑलरेडी होंगे जब बैंक में काम कर रहे हैं। ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम,
any stream, hotel management, agriculture, pharma, mathematics, bio, chemistry, any field, engineering, finance, with 60% marks. If you are from unreserved category, बाकी अगर आप SC, ST, PWBD से हैं, आपको 50% तक का मार्क्स चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आपके ये मार्क्स नहीं है, फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन में 60% नहीं है और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी बाई चांस कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी नहीं है बट अगर आपने कर रखा है, देन यू कैन ऑल्सो बी एलिजिबल ऑन द बेसिस ऑफ योर पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसमें आपको सिर्फ 55% मार्क्स चाहिए। तो 50% ग्रेजुएशन में, सॉरी 60% ग्रेजुएशन में या फिर 55% पोस्ट ग्रेजुएशन में, दोनों में से एक भी चीज आपके फेवर में है, यू विल बी एलिजिबल। और जो यहाँ पे मैंने रिलैक्सेशन बताई थी एज की, SC, ST और OBC को तो 5 और 3 साल का पहले ही मिल रहा है। दिस कैनॉट बी क्लब्ड। आप ये मत सोचिए कि मैं SC, ST हूं तो मुझे 5 साल का ये मिल गया और मैं बैंक में हूं तो 3 साल का ये मिल गया, 8 साल का नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। या तो आप ये वाला ले लीजिए SC, ST, OBC, या बैंक एम्प्लॉय वाला ले लीजिए, कमर्शियल बैंक वाला, ठीक है। दो इनमें से एक ही रिलैक्सेशन मिलेगा, ये चीज आप याद रखिएगा। थैंक यू सर, आपने एलिजिबिलिटी बहुत डिटेल में बताई। लेकिन सर मेरा एक डाउट है मैं ऑलरेडी बहुत मेहनत करके बैंक में आया हूँ और अब थोड़ा लाइफ एंजॉय करने का मौका मिला है, तो क्या मुझे इस एग्ज़ाम के लिए नए सिरे से पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी या मेरी ऑलरेडी करी हुई पढ़ाई यहाँ पर काम आएगी? बिल्कुल, देखिए मेरा ये मानना है कि इफ यू आर अ पर्सन वर्किंग इन द बैंक फॉर लास्ट 2 years 3 years, देन आई वुड से यू आर ऑलमोस्ट 70% रेडी फॉर दिस एग्जाम। 70%, ये नंबर बहुत ज्यादा लग रहा होगा बट मैं प्रूव करूंगा। 70% आप कैसे रेडी हैं, आप अब खुद ही बताइएगा सर, आपको भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो ये पैटर्न है, आपका एक फेज 1 होता है जो कि क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं। फेज 2 है, इसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ेंगे और इंटरव्यू के भी। तो फेज 1 का पैटर्न देखिए, हालांकि क्वालिफाइंग है बट बहुत सारे लोग इसी में बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, विच वुड बी वेरी इजी फॉर यू। आप पैटर्न देखिए सर, आप ही बताइए सर, मतलब इसमें आपको क्या क्या लग रहा है जो एक बैंक वाला बंदा नहीं कर सकता है? सर ये बैंकिंग हालांकि लेवल आसान नहीं है सर, लेवल आसान नहीं है, मैं बता दूं। ऐसा नहीं है कि वो क्लैरिकल वाला लेवल यहाँ आएगा और आप पेपर फोड़ आएंगे, लेवल मुश्किल आएगा। बट जो बंदा बैंक की जॉब इतना कंपटीशन डिफीट करके गया, उसका क्वांट रीजनिंग अच्छा है। तो अगर वो मेहनत करेगा, और आपको नए सिरे से मेहनत करनी पड़ेगी, आप ये मत सोचेगा कि मैं 3 साल पहले कोई एग्जाम क्रैक किया था, मेरा लेवल वही है। आपका लेवल तब यहाँ था, अब यहाँ है, उसको दोबारा उठाना पड़ेगा, इससे भी ऊपर लेके जाना पड़ेगा। बट ये पॉसिबल है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। इसमें मेरे हिसाब से आपको एक डेफिनेट एज है। अगर आप बैंक एम्प्लॉय हैं, आप ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, और पेपर मुश्किल आता है, ठीक है, बट इतना भी मुश्किल नहीं है कि अगर आप 1-2 महीने क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश कर लें तो आप नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। 2 महीने में आप कर पाएंगे तैयारी पूरी। जीए थोड़ी रट्टे वाली है एज यूजुअल, ये रट्टा लगाना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 80 मार्क्स का आता है इसमें, और बैंक से मुश्किल आता है। जो जीए आपका बैंक में आया होगा बहुत साल पहले, खैर तब तो पता नहीं क्या लेवल आया होगा, लेकिन आजकल भी जो जीए बैंक के एग्जाम में आता है, 2023 की बात करूं, जो जीए बैंक के एग्जाम में आया था, उससे भी आई वुड से 2 गुना टफ जीए आरबीआई में आता है, मतलब करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स को हल्के में मत लेना, बट इसमें चलो कोई ऐसा नहीं है कि किसी को एज है या कोई पीछे है, सबके लिए बराबर है, रट्टा ही मारना है थोड़ा। यहाँ पे आपको डेफिनेट एज है। तो ये फेज 1 तो मेरे हिसाब से एक केक वॉक है, अगर आप थोड़ा बहुत टाइम अच्छे से लगा लें, अपनी पुरानी पढ़ाई को ही यूज कर लें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, क्योंकि ऐसा पैटर्न बैंकिंग वाले पहले भी जो है फील कर चुके हैं। आप लोगों ने जब फेज 1 क्वालिफाई किया होगा अपने पीओ एग्जामिनेशन का या फिर क्लर्क एग्जामिनेशन का, वहाँ पर भी ऐसी कुछ टाइम लिमिट और ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो स्पीड भी वहाँ पे आपकी काफ़ी अच्छी रही होगी और सेम सब्जेक्ट्स आपने वहाँ पर देखे भी होंगे। बट नो डाउट, जैसे सर ने आपको बताया है कि लेवल यहाँ पर थोड़ा सा हायर है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। बट ये बात जरूर है कि आपका बेसिक जो है प्रिपेयर्ड है, आपको उसी को अपना पॉलिश करना पड़ेगा और आप उसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। सर आप इसके बारे में, फेज 2 एग्जाम के बारे में बताएं। हाँ, अब आता है फेज 2। तो जिन्होंने इस एग्जाम के बारे में पहले से सुना है, वो यही वेट कर रहे होंगे, सर फेज 2 हम कैसे रेडी हैं, फेज 1 तो रेडी हैं। देखिए फेज 2 में अगर मैं आपको बताऊं, आपका एक पेपर है ईएसआई का, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, दूसरा इंग्लिश, और तीसरा फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। मैं तीसरे पेपर से शुरू करता हूं सर। मैनेजमेंट एक बहुत ही हल्का सब्जेक्ट है, टाइम दोगे समझ आ जाएगा। उसमें क्या पढ़ना है, मोटिवेशन क्या होती है, कॉन्फ्लिक्ट क्या होती है, लीडरशिप क्या होती है, वो आप अपने ऑफिसेज में ऑलरेडी बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं। यू कैन शेयर लॉट ऑफ एग्जांपल्स नाउ इन योर डेली लाइफ टू अंडरस्टैंड दैट।
तो थोड़ा सा बस फ्रेमवर्क में चीज़ों को डाल के समझना है, हो जाएगा। और फाइनेंस तो बिल्कुल ही यार, मतलब अगर आपने कैब जैब कर रखा है तो उससे 3 गुना हल्का यहाँ पे फाइनेंस पूछा जाता है। नीचे अगर आपने नहीं भी कर रखा, देन विद इन योर एक्सपीरियंस व्हाट यू हैव गॉट इन बैंकिंग, सर टॉपिक्स क्या आते हैं? फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल पेमेंट्स, रूरल बैंकिंग, रूरल बैंकिंग, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, थोड़ा बहुत डेरिवेटिव्स पूछ लेंगे, मनी मार्केट्स, लोन्स के बारे में पूछ लेंगे, फंक्शंस ऑफ आरबीआई पूछ लेंगे, केवाईसी। केवाईसी एंड ऑल। बेसिक है, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या है इंडिया में आरबीआई के अलावा, सेबी, नबार्ड वगैरह। बहुत ही बेसिक फाइनेंस है, कोई कोर फाइनेंस नहीं है। और बैंकिंग वाले आराम से इन चीज़ों को अपनी एक्सपीरियंस से ही कर पाते हैं। हालांकि लेवल थोड़ा इतना आसान नहीं है कि बस एक्सपीरियंस के बेस पे चले गए और एग्जाम क्रैक हो गया। मतलब जब भी आप इस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करेंगे एग्जाम की ओरिएंटेशन से, एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपको ऐसा स्ट्रक फील नहीं होगा कि मैं स्टक हो गया हूं और मेरे से आगे मूव नहीं किया जा रहा। आप बहुत स्मूथली आगे बढ़ते रहेंगे। इंग्लिश, मेरे हिसाब से सर इंग्लिश तो आपके बैंकिंग में भी आती है, जहाँ पे आप ऐसे और ये लेटर रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन करते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे आनी है। डिस्क्रिप्टिव है, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं होता ये वाला पेपर, ठीक है। तो ये वाला पेपर भी, पेपर 3 भी 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, 50 का डिस्क्रिप्टिव। ये वाला पेपर पूरा डिस्क्रिप्टिव है और ये आप बैंकिंग में भी दे चुके होंगे। और एनीवेज डिस्क्रिप्टिव विल हेल्प यू आउट, इट इज़ इन योर फेवर। आप अपने ऑफिस में बहुत सारे मेमोज, ईमेल्स, मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखते हैं, आपकी कीबोर्ड पे अच्छी प्रैक्टिस है, आपका एक 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 रूटीन है जिसमें आप चीज़ों को बार बार टाइप कर रहे हैं, अपने थॉट्स को ईमेल्स में लिख रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स में लिख रहे हैं। सो यू आर ऑलरेडी काइंड ऑफ रेडी फॉर इट, 20% आई वुड से इन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। यू जस्ट नीड टू नो मोल्ड इट नाउ एज पर द नीड्स ऑफ द एग्जाम। बाकी इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज डुएबल है। इकोनॉमिक्स में आपको बेसिक चीज़ें तो अब तक समझ आई गई होंगी। इन्फ्लेशन क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, ये कमेटी क्या डिसाइड करती है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें समझ आ जाएं तो इकोनॉमिक्स आई थिंक 15-20 दिन में आप कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सारा डुएबल है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट मेरे हिसाब से एक सीरियस एस्पिरेंट, अगेन मैं ये कहूँगा, हाफ हार्टेडली प्रिपेयर मत कीजिएगा। एक सीरियस एस्पिरेंट who is ready to push himself, because while working you will not find time but you have to push yourself। तो ये सारी चीज़ें मैनेज हो सकती हैं और करनी पड़ेंगी एक तरह से, अगर आप रियली एक लाइफ में छलांग लगाना चाहते हैं। आज आप जिस बैंक में काम कर रहे हैं उसी बैंक में ऑफिसर बन के आना चाहते हैं और आपका मैनेजर आपको सर बुलाए, ये ड्रीम आप देखते हैं, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। सर मेरा भी यहाँ पे ये डाउट आता है और मुझे लगता है कि काफ़ी फ्रेंड्स का डाउट होगा कि आपने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया कि फाइनेंस एंड मैनेजमेंट हो जाएगा, ईएसआई हो जाएगा, और आपने बोला कि सीरियस भी होना पड़ेगा। तो कितने एफर्ट्स आपके अकॉर्डिंग लगाने पड़ेंगे इस फेज 2 को क्वालिफाई करने के लिए इन टर्म्स ऑफ मंथ एंड नंबर ऑफ आवर्स पर डे? देखिए ये बहुत ही वेग क्वेश्चन है वैसे कि कितने मंथ्स या आवर्स लगेंगे। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा एफर्ट जो लगेगा वो अपने आप को समझाने में लगेगा, अपने अंदर की आत्मा को जगाने में लगेगा, दैट डू आई रियली वांट इट, एम आई रेडी टू पुट दैट एफर्ट। अब उसके बाद 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, उल्टा लटकना पड़े तो मैं लटकूंगा। ये बात अपने आप को समझाने में और इसको एब्जॉर्ब करने में सबसे ज्यादा एफर्ट लगेगा। अब मैं बोलूं कि 3 घंटे 3 महीने पढ़ लो हो जाएगा, आई वुड बी द बिगेस्ट फूल ऑन दिस अर्थ। आप 10 साल पढ़ो शायद ना हो, शायद 2 महीने पढ़ के कर लो। सो इन चीजों में मत नहीं हम जाएंगे। सबसे पहले अपने आप को टटोलो, दैट यू आर दैट काइंड ऑफ बंदा और नॉट, के जो रियली इस चीज को पाना चाहता है, आप इसको ड्रीम जॉब मानते हैं, आपकी इसके लिए क्रेविंग है। बिकॉज अगर अंदर से एक उत्साह नहीं होगा, एक मोटिवेशन नहीं होगी, तो कोई फायदा नहीं है, फिर आप नहीं कर पाएंगे। बट फिर भी सर का क्वेश्चन है तो मैं आंसर दे देता हूँ। मेरे हिसाब से 4-5 घंटे 4 महीने अगर पढ़ लें तो एग्जाम की ठीक ठाक तैयारी हो सकती है। अगर आप लॉन्ग टर्म प्रेपरेशन लेके चलें, 8-9 महीने 4 घंटे डेली या फिर 2 घंटे वीकडेज में और 8-8 घंटे वीकेंड्स पे, तो बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है विद रिवीजन। सर इसी से मुझे एक केस भी याद आ गया कि हमारा एक एस्पिरेंट था जो बैंकिंग जॉब के बाद पहले अपना खाना बनाता था घर जाके, और उसके बाद शाम को 1 बजे तक पढ़ाई करता था, और ये डेली रूटीन था उसका फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। और तब जाके जब वो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बने तो ही वाज सेइंग कि सर मेहनत वाज वर्थ डूइंग, और आज वो मेरा जो सपना था वो पूरा हो गया। तो दोस्तों अगर आप लोग मन से रेडी है ना,
अगर आपकी इंटरनल मोटिवेशन बहुत हाई है कि यार क्यों ये एग्जाम क्वालिफाई करना है और करना ही है, तो दोस्तों फिर आप टाइम अपने आप निकाल लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। आपने फेज़ 1 और फेज़ 2 के बारे में बताया, और इंटरव्यू। इंटरव्यू तो आपके लिए बहुत बड़ा एज है, मैं बोलूंगा। मतलब एक बैंक एम्प्लॉय जो 3 साल बैंक में काम करके आया है, अपने काम को समझा सकता है, प्रॉब्लम समझा सकता है, सोल्यूशन सजेस्ट कर सकता है। सर आप सोचिए, आरबीआई वाले उसको मार्क्स क्यों नहीं देंगे? वो खुशी से मार्क्स देंगे, बट प्रोवाइडेड यू डू जस्टिस टू योर वर्क व्हाट यू हैव डन हियर। अगर मक्खियां मारी हैं और बस फाइलें इधर से उधर की हैं, कुछ समझा नहीं है, फिर कोई फायदा नहीं। अगर दिल से काम किया है, लोगों की प्रॉब्लम समझी है, उनके सोल्यूशंस के बारे में समझा है, एक अपर व्यू लिया है, आपको मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। राइट सर। लेकिन सर मेरे कुछ और भी डाउट है। जैसे कि ये एग्ज़ाम आरबीआई ग्रेड बी जो एग्ज़ाम है, मैनेजर पोस्ट का एग्ज़ाम है, और काफ़ी डिफिकल्ट एग्ज़ाम है, इजी एग्ज़ाम नहीं है। और इसको काफ़ी लोग ऐसे भी प्रिपेयर करें जो फुल टाइम प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो क्या ये बैंकिंग प्रोफेशनल जिनके पास काफ़ी कम टाइम है प्रिपरेशन का, क्योंकि ऑलरेडी बहुत हेक्टिक लाइफ है सर, आप लोगों ने देखा भी होगा कि मतलब मुश्किल से टाइम निकाल पाते हैं जेआईबी सीआईबी की प्रिपरेशन के लिए या किसी और भी काम के लिए, तो क्या वो ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं? इज इट ईजी फॉर देम क्वालिफाई? जैसा मैंने बोला, इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट विल बी अबाउट टेंट। अगर अंदर से एक पैशन है, जुनून है कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो सब टाइम मिल जाता है। बाकी टाइम आई थिंक इज समथिंग इन लाइफ which we all want the most but we use it the worst। ठीक है, तो कर सकते हो, बट हैविंग सेड दैट, कर सकते हो वाले बहुत लोग हैं जो इस ये सुन के आ जाते हैं कि कर सकते हैं, बट करना पड़ेगा। उस लाइन में जाएंगे तो हो जाएगा, तो मेहनत करनी पड़ेगी। आई वॉन्ट टू बी वेरी नो ऑनेस्ट एयर, ब्रूटली ऑनेस्ट, कि कर सकते हैं ऐसे नहीं होगा, करना पड़ेगा या करेंगे उससे होगा ये एग्जाम। सर मेरा एक और क्वेश्चन भी है कि अगेन कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये एग्ज़ाम 4-5 साल पहले क्वालिफाई किया होगा और पढ़ाई से नाता छूट चुका होता है, खासकर जो काफ़ी काम में अपने इंटरेस्ट शो करते हैं और उनको लगता है कि यार काम में ही पूरा डिवोट करना है खुद को, तो बाद में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो क्या उनके लिए रीस्टार्ट करना ईजी रहेगा इस पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन को? बिल्कुल इजी रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ रीडिंग फॉर 7-8 weeks एंड यू विल फील दैट नो इंटेंट फ्लोइंग इन साइड यू, और आप अच्छा कर पाएंगे। और सर मेरा एक और डाउट रहेगा कि लास्ट डाउट है कि काफ़ी लोग प्रिपरेशन करें जेआईबी सीआईबी एग्जाम की, तो क्या आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम और जेआईबी सीआईबी एग्जाम को हम कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत सारा ओवरलैप है। जैसा मैंने बोला, अगर आपने जैब कैप क्लियर कर रखा है तो आपकी इकोनॉमिक्स, फाइनेंस बहुत हो चुकी होगी मेरे हिसाब से। तो आप जब वो पढ़ेंगे आपको काफ़ी चीज़ें आसान लगेंगी। बट आई वांट टू कॉशन एयर कि बिल्कुल उस पर मत डिपेंड रहना कि वो ही पढ़कर हो जाएगा। चेंज इन दी ओरिएंटेशन, चेंज इन दी स्कोप, चेंज इन दी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और जैब कैप आपको पता ही है लोग कैसे देते हैं। ठीक है, बाकी ये भी लोग, बहुत लोग पूछते हैं सर आगे क्या करना है। तो सबसे पहले तो आप नीचे एक बैनर देख रहे होंगे, गाइड बुक आ रहा है। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस एग्जाम यू कैन डाउनलोड दिस गाइड बुक। इट विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट दिस एग्जाम, प्रमोशंस, हायरार्कीज, डिपार्टमेंट्स, एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रमोशंस हैं, हायरार्कीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, सैलरीज, सब बता देगा। अबाउट द एग्जाम ऑल्सो इन दिस गाइड बुक यू विल गेट प्रीवियस ईयर पेपर्स फॉर पास्ट 4-5 years with solution. You will also get the detailed syllabus that we have compiled after analyzing the previous year papers. You will also get the detailed book list which you can use for your preparation. बाकी और गाइडेंस चाहते हो, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए, सो इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है हमारे एक और यूट्यूब चैनल का जिसमें वी हेल्प पीपल प्रिपेयर फॉर आरबीआई। उस चैनल पे जाइए, ये टाइटल सर्च कीजिए और इस टाइटल से ये थंबनेल वाला वीडियो सुनिए। It will give you all the information that is how you can approach your preparation for RBI Grade B. So take the first step only after thorough understanding of yourself, not about the exam. That is the next step. अपने आप को समझो, अपने आप को टटोलो, मन बनाओ, and then start researching because the journey will not be easy, but जर्नी टफ है तो रिजल्ट भी अच्छा होंगे और आप एक अलग लीग में पहुंच सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला, जो रिस्पेक्ट और वर्क लाइफ बैलेंस है अपार्ट फ्रॉम सैलरी, that will just blow up your mind once you join there. With that, I think we can take your leave. Thank you guys. Have a nice day. Bye bye. Jai Hind.